वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम। और हम न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ द लेटेस्ट, दैट इज सितंबर 2022 एंड 2023 से अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स may be detected most effectively by a 6 lithium loaded plastic scintillator, GM counter या फिर inorganic scintillator, CAF2 या फिर सिलिकॉन डिटेक्टर। ये क्वेश्चन सितंबर 2022 के एग्जाम में आया था और इसमें पूछा गया था कि जो हमारे थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कैसे डिटेक्ट होंगे, किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली डिटेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा हमें सोचने का, जैसे इन्होंने दिखाया है, बहुत आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रॉन्स होंगे, थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कोई न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स में ये रूम टेम्परेचर पे होंगे, E इज इक्वल्स टू KBT। ठीक है, और आपको KB की वैल्यू पता है 8.617 इंटू 10⁻⁻15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली लेनी है, जूल्स वाली वैल्यू नहीं लेनी है। और T की जो वैल्यू होती है वो 300 भी ले लो, चाहे 290 ले लो, अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी। तो हमारे जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी है। ठीक है, और क्वेश्चन में GM काउंटर के बारे में भी कुछ गिवन था कि जैसे GM काउंटर है, जो कि हमारा GM काउंटर है, उसके बारे में भी क्वेश्चन में गिवन था कि GM काउंटर ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। लेकिन जो हमारा GM काउंटर है वो, उसमें जो ट्यूब होती है वो क्या करती है, दैट ट्यूब डिटेक्ट्स आयनाइज्ड पार्टिकल्स सिंस न्यूट्रॉन्स डोंट हैव चार्ज। न्यूट्रॉन्स के पास तो हमारे पास चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रॉन्स डोंट हैव अ चार्ज, दे डोंट हैव अ चार्ज, न्यूट्रॉन्स डोंट हैव अ चार्ज, सो एनी डिटेक्टर कांट मेजर इट इजिली। सो कोई भी जो हमारा डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, इजिली मेजर नहीं कर सकता न्यूट्रॉन्स को। तो इसी तरीके से जो हमारे ये GM काउंटर है, इसमें क्या है कि GM counter tube detects ionized particles since neutrons don't have charge, so they cannot be detected by the GM counter. But there is one method that could be used to detect neutrons. And what is that method? अगर आपको न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करना है तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो। आप क्या तरीका यूज कर सकते हो कि अब हमें न्यूट्रॉन्स को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हमें कोई वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जिनका हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी उनकी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा हो। हमें वो वाले एलिमेंट्स चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट्स हमारे हैं ये बोरॉन, ठीक है, लिथियम और गैडोलिनियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमें क्यों चाहिए, बिकॉज दीज एलिमेंट्स, वाई दीज एलिमेंट्स, बिकॉज इसमें क्या है, न्यूट्रॉन इंटरैक्ट्स विद दीज एलिमेंट्स और उससे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, और जो वो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे कैन बी डिटेक्टेड बाय अ डिटेक्टर, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी डिटेक्टर, राइट। सो लिथियम और प्लास्टिक स्किंटिलेटर डिटेक्टर हम इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। सो क्योंकि इनमें से लिथियम है, ओके, तो दिस लिथियम हैज हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट, ओके। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या रहा कि हमें बताना था कि अगर हमें न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करना है तो हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करवा सकते हैं, राइट, ये हमें पता करना था। तो इसमें जो भी क्वेश्चन में गिवन था कि लिथियम लोडेड है, GM काउंटर है, या CAF2 है, या सिलिकॉन डिटेक्टर है, तो इसमें से जो लिथियम लोडेड है उसके पास हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिवली डिटेक्ट कर पाएगा, राइट। So now let's move on to the second question which came in this exam from nuclear, and that was the elastic scattering process, जिसमें रिएक्शन है ये pi minus proton goes to pi minus proton. This thing may be treated as a hard sphere scattering. The mass of pi minus
is given, which is 1/6 the mass of the proton, where MP is equals to 938, right? So this is given mass of the proton. So हमें बताना है कि जो total scattering cross section कितना होगा, ठीक है? क्या वो होगा हमारा, कितना होगा, ठीक है? तो 1 मिलीबान होगा, 10 होगा, 0.1 होगा, कितना होगा? तो हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स से कि जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है. वी नो दैट सिग्मा टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट? वी नो दैट सिग्मा टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. तो प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू अ हाइड्रोजन एटम. क्यों प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम कैसे है? क्योंकि हमें पता है जो हाइड्रोजन एटम है दैट हैज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज रोटेटिंग एंड इट हैज अ प्रोटॉन, राइट? तो इट कैन बी सेड हाइड्रोजन एटम के, क्योंकि इसका मास कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा. इलेक्ट्रॉन मास कंपैरेटिवली प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, राइट? सो हम क्या देखेंगे कि प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम विद द मास नंबर इक्वल टू 1. तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन जो है वो क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू r0 a to the power 1/3. r0 इज इक्वल्स टू मास नंबर ले लेंगे हाइड्रोजन का, राइट, प्रोटॉन के लिए. तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन हमको मिल जाएगी जो कि होगी r0 के इक्वल, राइट? सिमिलरली हम MP पायोन के लिए करेंगे और हमें पता है कि जो पायोन है उसका 1/6 है मास ऑफ द प्रोटॉन. तो 1/6 करेंगे तो लगभग जो इनकी रेंज होगी वो आसपास की रेंज होगी. तो जो रेडियस है पाई का वो भी एनालॉगस है किसके? रेडियस ऑफ पाई इज ऑल्सो एनालॉगस टू दिस RP. तो दोनों के R0 रेडियस आएंगे. अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये फॉर्मूला था ऊपर, ये पाई आर स्क्वायर, इसमें पुट करना है अपना ये जो भी हमने फाइंड आउट करा है. एंड दिस R इज द सम ऑफ R पाई एंड RP, राइट? दिस इज द सम ऑफ बोथ दीज थिंग्स. अब हमें पता है जो R0 होता है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.2 फेम्टोमीटर, राइट? सो जो R होता है वो हमारा होता है R पाई प्लस RP एंड दिस इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इज 2R0. तो जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा सिग्मा टी, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब R में आपको पता है आपने इन दोनों को ऐड किया है तो यहाँ 2R0 स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4 पाई R0 स्क्वायर हो जाएगा. सारी वैल्यूज पुट इन करिए एंड यू विल गेट दिस थिंग. नाउ हमें लेकिन जो ये इन्होंने क्रॉस सेक्शन पूछा है ये इन्होंने हमें बान में पूछा है, राइट? They have not asked us in this meter square. So we know that 1 barn is equal to 10 to the power minus 28 meter square. So अगर अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस क्वांटिटी को तो आप बस इसके ये 2 बार आगे करिए तो 10 to the power minus 28 meter square आ जाएगा. तो you will be able to write it as 0.1 barn, right? And this is the answer. Okay. Now moving on to the third question. And it says that the tensor component of the nuclear force may be inferred from the fact that deuteron nucleus, which is 2H1, that has only one bound state with total spin S is equals to 1, that has a non-zero electric quadrupole moment in its ground state, that has a non-zero quadrupole moment in its ground state, is stable with tritium 3H1 is unstable and is the only 2 nucleon bound state. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें हमसे पूछा गया है कि जो टेंसर कंपोनेंट है न्यूक्लियर फोर्स का उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि न्यूक्लियर क्या है. तो आप पहले देखिए कि जो ये वेव फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा ये वेव फंक्शन होता है शाय r थीटा फाई, अगर हम इसमें देखें विच इज द फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई, लेकिन अगर हमें पता है अगर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इफ दैट इज इक्वल टू 0 तो यू हैव ml इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब जो हमारी पोटेंशियल है वो कैसी है? एक सेंट्रल पोटेंशियल है. हमारी कैसी पोटेंशियल है? वी हैव अ सेंट्रल पोटेंशियल, राइट? तो सेंट्रल पोटेंशियल
depends on r, that depends only on r, that does not depend on theta and phi. So psi r का मतलब क्या है कि ये हमारी एक स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट जीरो है. क्वाड्रपोल मूवमेंट जीरो का मतलब क्या है कि वेरिएशन ऑफ डेविएशन, क्वाड्रपोल मूवमेंट हमें ये बताता है कि डेविएशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्पेरिकल सिमेट्री कितना है. अगर कोई भी डेविएशन नहीं है स्पेरिकल सिमेट्री से तो क्वाड्रपोल मूवमेंट जीरो होगा, और अगर स्पेरिकल सिमेट्री से डेविएशन है तो क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी. राइट. सो इधर क्या है कि हमें ये पता है क्या होता है कि वेरिएशन क्वाड्रपोल मूवमेंट ये चीज होती है. राइट. वी नो दिस थिंग. सो आगे हम ये देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है न्यूट्रॉन की, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 3s1 एंड 3d1. तो 3s1 का मतलब क्या है, L की वैल्यू हो गई 0 और L की वैल्यू हो गई 2. अभी आगे हमने बताया था कि L इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ML इज इक्वल टू 0. इधर क्या होता है, सिर्फ psi r होता है, हमारी सेंट्रल पोटेंशियल होती है, लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू 2 भी है, L की वैल्यू 2 भी है. तो L की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि जो ML है वो -2 से लेकर 2 तक वेरी करेगा. तो उसकी वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 ये सब कुछ होगी. तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी है थीटा पे भी और फाई पे भी. तो 2 वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन L इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज ओनली इन द नॉन सेंट्रल पोटेंशियल. सो नॉन स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या मतलब हुआ इस चीज का, L अगर 0 होता और ML होता तो हमारी कैसी सेंट्रल पोटेंशियल होती, लेकिन ये हमारी सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में हमें पता है न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 होती है. ठीक है. तो ये जो है हमारी सेंट्रल पोटेंशियल नहीं हुई. सेंट्रल पोटेंशियल नहीं हुई तो क्या मतलब हुआ कि इसकी नॉन स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हुई है, स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं है. क्यों, स्पेरिकली सिमेट्रिक अगर होती है अगर वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती, यहाँ ये थीटा पे भी डिपेंड करती है, फाई पे भी डिपेंड करती है. तो जो पोटेंशियल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ थीटा एंड फाई, विच इम्प्लाइज दैट द क्वाड्रपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है. तो बेसिकली इसमें बस यही था कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो L की वैल्यू है वो क्या है, 0 है. राइट. प्लस L इज इक्वल्स टू 2 भी है. अगर L सिर्फ 0 होती तो क्या मतलब था कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो सिर्फ R का फंक्शन है. R का फंक्शन का मतलब क्या है कि स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा हमारा. बट इफ देयर इज अ थीटा डिपेंडेंस एंड अ फाई डिपेंडेंस देन यू डोंट हैव अ सेंट्रल पोटेंशियल. हमारी जो पोटेंशियल है वो सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है. तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ टेंसर कॉम्पोनेंट बिकॉज द क्वाड्रपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. राइट.